हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का सेशन नंबर 3, जिसमें आज बात करेंगे हम पीएन डायोड के बारे में। तो अभी तक फर्स्ट सेशन में हमने देखा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल्स क्या हैं और क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम। सेकंड, जो कल जो सेशन हुआ, रिसेंट जो सेशन हुआ, मोस्ट रिसेंट, इससे पिछला वाला, उसमें हमने बात करी कि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं और इनको समझा कैसे जा सकता है। इसको समझने के लिए दो थ्योरीज हैं। एक तो एनर्जी बैंड थ्योरी से इसके बिहेवियर को समझ सकते हैं और एक है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरीज से इसको समझा जा सकता है। और सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप का और एन टाइप का। पी टाइप का सेमीकंडक्टर मतलब इसमें पॉजिटिव टाइप के जो चार्ज कैरियर हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, मतलब कि होल्स, ठीक है। और एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स पे बात कर रहे हैं हम। चार्ज कैरियर यहाँ पर दो टाइप के हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। जबकि हम कंडक्टर्स की बात करते थे तो उसमें केवल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही करंट के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते थे, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज उसमें मूव नहीं करता था। अब यहाँ पर मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है करंट के लिए। तो इसलिए सेमीकंडक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें समझना, करंट का कंडक्शन माइक्रो अप्रोच पे जाके समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर्स, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाता हूँ। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के द्वारा शुरुआत करते हैं जो कल हमने पढ़ा था, ताकि उसका रिविज़न भी हो जाएगा तुरंत। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने बताया था क्वेश्चन एक मास एक्शन लॉ होता है, उससे सबसे ज़्यादा सॉल्व होंगे। मास एक्शन लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। और Ni क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो और होल का हो, दोनों का क्या होता है? बराबर। दोनों का क्या होता है? बराबर। तो Ne बराबर NH बराबर Ni, ये कहाँ होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो उसको Ni वैल्यू ले लेते हैं। अब ये वाला जो मास एक्शन लॉ का फॉर्मूला है, ये आपका चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, सभी में वैलिड है। एक्सट्रिंसिक दो टाइप के हैं, एक्सट्रिंसिक जिसमें मिलावट कर दी जा रही है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है। पेंटावेलेंट करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, ट्राइवेलेंट करते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। यहीं पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर हैज़ ए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन। होल कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है आपको, तो इक्वल नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन, तो Ni और NH बराबर है और इसी को हम क्या बोल देते हैं? Ni। तो इसकी संख्या आपको क्या दी हुई है? 6 × 10⁻8 मीटर पर, सॉरी 8 पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम की बात है कि संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी होती है, ये क्या होती है? नंबर डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में इसकी यूनिट मेजर की जाती है। अब अगर ऑन डोपिंग विद अ सर्टेन इम्प्योरिटी द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमको यहाँ पर नोट करनी है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है इतना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, मतलब केस क्या हुआ है कि आफ्टर डोपिंग, हम बोल रहे हैं आफ्टर डोपिंग Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH हो गया, तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? पहली बात तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। और यही क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है उसने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा आइडेंटिफाई द न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन आफ्टर डोपिंग। तो Ne इज ग्रेटर देन NH, क्योंकि देखो पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था? इलेक्ट्रॉन और होल का बराबर था और वो ये था, ये बिफोर डोपिंग है। बिफोर डोपिंग कितना है? 6 × 10⁸8। अब कितना हो गया? Ne का कितना हो गया? Ne की संख्या कितनी होगी? 9 × 10⁻12। अच्छा, 10⁻12 या 10⁻8 आ रही थी, तो Ne की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई पहले के कंपैरिजन में। पहले कितनी थी? इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बना? यहाँ पर हम बोलेंगे कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना है। सो आफ्टर डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो आफ्टर डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। अगली बात, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को पूछा है कैलकुलेट द न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन। कैलकुलेट द न्यू होल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, तो सर इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बड़ी है तो होल की कम हो गई होगी।
है ना, होल की कम होगी कंपैरेटिवली। ऐसे थोड़ा ना कि पुराने, ये तो थर्मली जनरेटेड रहते हैं। इंट्रिंसिक में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही होल रहते हैं। ये किस में होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है, जिसमें डोपिंग नहीं की जाती, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती, उसे इंट्रिंसिक बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये चीज़ होती है। एक्सट्रिंसिक में डोपिंग कर दी तो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या होल की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर उसने खुद ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो हमें पता है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है, हमने लिख भी दी, सॉरी एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है, हमने लिख भी दी ये चीज़ कि नेगेटिव टाइप के ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। अब होल की संख्या घट जाएगी यहाँ पर, तभी तो ये वाला जो स्टेट में मास एक्शन लॉ रहता है वैलिड रहता है। तो देखो अभी इसको समझाता हूँ, पहले तो इसी को लेकर चलना है, मुझे इसी को लेकर चलना है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं तो ये लगा दूंगा मास एक्शन लॉ एनी मल्टीप्लाइड बाय एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। अब यहाँ पर एन आई क्या लूँगा, पहले वाला, एन ई क्या लूँगा, बाद वाला, आफ्टर डोपिंग। तो एन एच क्या निकल जाएगा, एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एन ई। अच्छा, एन आई क्या लूँगा, पहले वाला, तो 6 इंटू 10⁻8 और यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर करना पड़ेगा, और एन ई की संख्या क्या रखूँगा, ये वाली। अच्छा, ऊपर हो जाएगा 36 इंटू 10⁻, हमारा 16, और नीचे की साइड है 9 इंटू 10⁻12। यहाँ पर आसानी से चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, इजी कैलकुलेशन है, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अच्छा, यहाँ से 12 जो है यहाँ पर कितना बचेगा, 4। अब जो होल कॉन्सेंट्रेशन आया नया NH, वो कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻4, 4 इंटू 10⁻4। अच्छा, तो देखो यार इसकी संख्या कम हो गई, पहले कितनी थी, 6 इंटू 10⁻8 थी पहले, अब इसकी संख्या क्या हो गई, कम। होल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है आफ्टर डोपिंग। ठीक है, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है तो उसमें होल कम हो जाएंगे, अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर बढ़ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। एक की संख्या बढ़ जाती है, एक की, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात भी पक्की है। जैसे मैंने बताया पहले ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो यहाँ कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 आ गया, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ये 4 हो गया और ये 1 रह गया, ये 4 हो गया, ये 1 रह गया, मैंने एन टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, कम होके जितने गुना ये बढ़ेगा उतने गुना ये भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी भी तो 4 ही रहा, अभी भी तो 4 ही रहा। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एक बार समझ में आ गई तो इस पर एक प्रोफाइल बनती है न्यूमेरिकल की, जो बहुत कॉमन है, जो पूछी जाती है माइक्रो अप्रोच पे। माइक्रो अप्रोच में क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल अंदर घुस के हम चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, एटम लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे, इस लेवल पे जाके चीज़ों को देख रहे हैं तो माइक्रो अप्रोच होती है। ऊपर ऊपर सर्किट से देख रहे हैं तो वो मैक्रो अप्रोच हो रही है। अभी मैक्रो अप्रोच पे भी आते हैं, उसके भी सवाल करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन किया गया है, उसमें पूछा गया है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच। सभी में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में भी, सिलिकॉन में भी। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है। कार्बन के बारे में मैं बता दूं, ये एक तरह का इंसुलेटर है। कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, तो ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कार्बन क्या है, एक तरह का इंसुलेटर। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर, SC लिख रहा हूँ, सेमीकंडक्टर। और जो कार्बन है ये क्या है, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है। अब देखिए आगे की बात क्या कहता है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स separated by energy bands respectively equal to EgC, EgSi, Ag जर्मेनियम। मतलब ये इनके क्या दिए हुए हैं, एनर्जी गैप दिए हुए हैं, इनके एनर्जी गैप दिए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्टेटमेंट। तो इनमें से एनर्जी गैप का रिलेशन जो बता रहे हैं वो सबसे सही सटीक किस में बताया गया है। तो यार एनर्जी गैप क्या रहता है, वैलेंस बैंड एनर्जी गैप। एक चीज़ और बता दूं, डेल्टा Eg जो था वो क्या था, वो था हमारा CB मिनिमम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और मैक्सिमम लेवल ऑफ वैलेंस बैंड के बीच की जो सेपरेटेड स्पेस थी उसे क्या बोलते थे, एनर्जी गैप। ये VB रहा, ये CB रहा, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या कहलाती है, एनर्जी गैप। इसमें इस एनर्जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करते, इस एनर्जी को, है ना, जिस मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वाले जो रेंज आ रही है, इस वाली रेंज में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं रहती, तो इसको एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी भी बोल देते हैं या एनर्जी गैप बोलते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा हम जानते हैं इंसुलेटर्स में होता है। उसके बाद किस में होता है,
पहली बात कंडक्टर्स में तो जीरो होता है, कंडक्टर्स में कुछ नहीं होता एनर्जी गैप। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर्स में होता है एनर्जी गैप, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, इंसुलेटर्स में होता है। सबसे ज़्यादा यार कार्बन का होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो देख ही लिया, उनका बता देता हूँ मैं। कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, कार्बन का जो एनर्जी गैप होगा ईजी कार्बन, वो क्या होगा, बिलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये बात पक्की है। और अगर मैं सिलिकॉन का बोलूँ तो सिलिकॉन का होता है ये वैल्यू, सिलिकॉन की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो होता है आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली वैल्यू। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कार्बन का रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा, उसके बाद रहेगा हाँ सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसका है, सिलिकॉन का, और सबसे कम किसका है, जर्मेनियम का। सबसे कम जर्मेनियम का एनर्जी बैंड है, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बट कंफ्यूज ना हो, हमें पता रहना चाहिए कार्बन इंसुलेटर है, उसने बताया नहीं लेकिन कार्बन इंसुलेटर है, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, तो हम देखिए, हम पी टाइप का क्रिस्टल लेते हैं, एन टाइप का क्रिस्टल लेते हैं, और यहाँ पर अभी इनके बीच में दीवार है, ये रही दीवार, ठीक है, बीच में ये। तो ये एक अलग क्रिस्टल है पी टाइप का, ये एक एन टाइप का क्रिस्टल है। इन दोनों को हमने एटॉमिकली जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास लाके चिपका के रख दिया, जैसे 2 टेबल्स को चिपका के रख देते हैं अपन, या 2 बुक्स को, ऐसा नहीं होता। एटॉमिक लेवल पे ये चीज़ होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि क्रिस्टल में इधर की साइड पी बना देते हैं, इधर की साइड एन बना देते हैं, या फिर कोई एन टाइप का क्रिस्टल ले लेते हैं, उसमें पी टाइप का डिफ्यूजन कर देते हैं। तो उसके मेथड हायर स्टडी में पढ़े जाते हैं। अभी तो हमको इतना याद रखना है कि यार ये बिल्कुल पास में पी टाइप का और एन टाइप का क्रिस्टल जोड़ दिया गया है। अब जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, तो क्या होता है कि इधर की साइड पी टाइप में होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पी टाइप में होल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इधर के होल, इधर होल कम होंगे, इधर पी टाइप में होल बहुत ज़्यादा हैं, एन टाइप में होल बहुत कम है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाते हैं। अच्छा, तो इधर के होल इधर आना चाहेंगे, और होल जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में करंट माना जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में। तो इस दिशा में एक करंट बहेगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ बहता है, पी से एन की साइड बहता है, पी से एन की साइड बहता है, ठीक है सर, पी से एन की साइड बहता है, मान लिया। अब इससे होता क्या है, देखिए, तो इस दिशा में करंट बहता है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो ये बात लिख भी देते हैं हम, आई डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन करंट प्रॉपर ही लिख लेते हैं, तो डिफ्यूजन करंट फ्लो, डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम P to N due to concentration difference, due to concentration difference in, due to concentration difference of charge carrier, of charge carrier बोथ साइड। तो बोथ साइड जो चार्ज कैरियर का डिफरेंस है उसकी वजह से करंट फ्लो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और डिफ्यूजन करंट जो कभी पूछे क्यों फ्लो होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए चार्ज कैरियर डिफरेंस की वजह से। चार्ज कैरियर डिफरेंस कैसे, तो आपके पी साइड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और एन साइड में होल बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से, सॉरी ये होल इधर से इधर आ जाएंगे, ज़्यादा से कम की साइड फ्लो होंगे। इसी तरह से एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, वो माइनॉरिटी हैं, एन साइड में मेजॉरिटी हैं, तो वो ज़्यादा से कम की साइड फ्लो होंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट दिशा में ही करंट माना जाता है, उससे क्या नाम दे रहे हैं हम, डिफ्यूजन करंट। ठीक, ओके।
अब क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो जंक्शन बनता है, ये जो जंक्शन बनता है, जंक्शन वाले रीजन के आसपास, जंक्शन वाले रीजन के आसपास क्या होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर एक क्या बन जाता है, यहाँ पर इमोबाइल आयंस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब इमोबाइल आयन बन गया, ये वाला एंड पॉजिटिव बन गया और ये वाला एंड नेगेटिव बन गया। अच्छा, न्यूट्रल कब तक था? अगर ये नेगेटिव है तो इसने अपने साथ एक होल रख रखा है, ठीक है। ये भी न्यूट्रल कब तक था? अच्छा, इस पे पॉजिटिव है तो इसने भी अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन रख रखा है, तब तक ये न्यूट्रल है। लेकिन जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन और होल खो देंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। इसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा इस तरह से, और इसे बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो होल होंगे उन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर, ऐसा पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पर अगर कुछ होल्स हैं, यहाँ पर अगर कुछ होल्स हैं, वो इधर की साइड फोर्स लगेगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पर इधर की साइड फोर्स लगेगा। अच्छा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और यहाँ के होल्स इधर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और यहाँ के होल्स इधर आ रहे हैं। तो यहाँ के होल्स इधर जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये तो बिल्कुल। अब ये ड्रिफ्ट करंट क्यों बह रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट बढ़ता जाता है, डिफ्यूजन करंट बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर दूसरी बात लिख लेते हैं, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड set at junction due to recombination of electron hole pairs। तो ड्रिफ्ट करंट की भी कहानी समझ में आ गई। ड्रिफ्ट करंट, अब ऐसी कंडीशन होती है कि इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर सा भी बन जाता है। ये पोटेंशियल बैरियर बन गया यहाँ पर कि भाई इस वाले एंड के बीच में और इस वाले एंड के बीच में पोटेंशियल बैरियर बन गया, और इधर की साइड बड़ा टर्मिनल होगा, इधर की साइड क्या होगा, छोटा टर्मिनल, और ये ऐसा करके। तो इसको पोटेंशियल बैरियर बोल देते हैं, VB, पोटेंशियल बैरियर। बैरियर क्यों? क्योंकि ये मतलब एक तरह से पोटेंशियल बैरियर बन गया है, ठीक है। बट अभी उसकी बात नहीं करेंगे। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम क्या बोल रहे हैं यार, धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट बढ़ने लगा। डिफ्यूजन करंट बढ़ने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगा। ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति आई जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों क्या हो गए, बराबर। दोनों क्या हो गए, बराबर। अब जब ये दोनों बराबर हो गए हैं उसी को क्या बोल रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। अच्छा, इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन हुई तो उसके केस में आई नेट क्या हो गया, 0। तो ये स्टेडी स्टेट अचीव हो गई। तो इसके केस में हम कह लेंगे कि नाउ पीएन जंक्शन फॉर्म्स। तो अब पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुका है आपका और इट इज रेडी टू यूज। पीएन जंक्शन फॉर्म। तो अब पीएन जंक्शन बन चुका है, पीएन जंक्शन बन चुका है, ठीक है। पीएन जंक्शन अब बन चुका है, ये बात से याद रखिए। तो इसके केस में 2-3 और बातें याद रखनी है कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या होगी अब यहाँ पर डी, ये चीज़ क्या होगी डी। डी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो पोटेंशियल, ये जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो डी है। डी यहाँ पर क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर क्या है,
द लेयर विच इज़ डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर, इसमें कोई चार्ज कैरियर थोड़ा ना होते हैं, देखो इमोबाइल आयंस हैं यहाँ पर, इसे क्या बोल देते हैं, डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं। तो अगली जो डेफिनेशन समझना है उसको समझिए आप, डिप्लीशन लेयर क्या होती है। तो देखिए डिप्लीशन लेयर क्या होती है, यही होती है डिप्लीशन लेयर। एट जंक्शन ऐसा करके लिखते हैं, जंक्शन रीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर, डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर्स called depletion layer, called depletion layer। डिप्लीशन रीजन भी बोल देते हैं और डिप्लीशन लेयर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, उसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल सेट होता है उसको पोटेंशियल बैरियर बोल देते हैं। तो VB पोटेंशियल बैरियर, VB फॉर SI की बात करेंगे, ये जो पोटेंशियल कितना सेट होगा सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में पोटेंशियल बैरियर जो होता है, सिलिकॉन में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 0.7 वोल्ट के बराबर। और जो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है वो थोड़ा कम होता है, वो होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स में बताया भी जाएगा, अदरवाइज हमको याद भी रख लें तो कोई बुराई नहीं है। पहले जो बताए थे वो एनर्जी बैंड गैप थे, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलते हैं। तो वो सिलिकॉन का क्या था एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का क्या था 0.7। कंफ्यूज ना हो, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या, पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया, मैंने हाथ में पीएन जंक्शन का टुकड़ा ले रखा है, अभी कोई सर्किट में नहीं यूज़ कर रहा, इस पर कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी इसके जंक्शन पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कराना चाहते हो तो आपको कम से कम करंट कितना फ्लो कराना पड़ेगा। अगर आपने सिलिकॉन का ले रखा है पूरा क्रिस्टल, अगर आपने सिलिकॉन से बनाया है पीएन जंक्शन, तो आपको 0.7 वोल्ट तो कराना ही पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं 0.5 वोल्ट लगा के यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करा दूँ तो नहीं करा पाओगे। ये है इसका मतलब बैरियर का मतलब, बैरियर मतलब रुकावट। अच्छा, ये जो डिप्लेशन लेयर है इसमें चार्ज की डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, धीरे धीरे इधर चलेंगे तो कम हो जाएगी इधर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की पट्टी तो यही है ना भाई, पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही रहेगा। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहेगी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव चार्ज की। उसके बाद इधर जाओगे तो क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्ट्रिप ये रही। अच्छा, तो नेगेटिव चार्ज का ये रहा, यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद ये। तो ये जो ग्राफ बना है ये चार्ज कॉन्सेंट्रेशन का बन गया, चार्ज डेंसिटी का बन गया, और पॉजिटिव इधर की साइड रहा आपका। ठीक है, ऐसे करिए। तो नेगेटिव में नीचे की साइड बना, पॉजिटिव में ऊपर की साइड बना, ये रेफरेंस लाइन हो गई। इस पूरी को डिप्लेशन लेयर बोल रहे हैं। अब दूसरा ग्राफ बना है पोटेंशियल के बीच में, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की साइड सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा और इधर की साइड नीचे हो जाएगा। तो कई बार हाइट ऑफ पोटेंशियल भी बोल देते हैं इसको, पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन से जहाँ पर जीरो हो गया इस साइड, उससे इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये V। अच्छा, यही V यहाँ पर V0 कहला रहा है, पोटेंशियल बैरियर इसको बोलते हैं। और पोटेंशियल बैरियर किन किन बातों पर निर्भर करता है कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डोपिंग। अच्छा, डोपिंग बढ़ा दोगे तो इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है वो छोटा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाएगा। दूसरा, और टेम्परेचर के भी, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, ये वोल्टेज कम हो जाएगा, और मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम। तो दो बातें याद रखनी है कि अगर डोपिंग हैवी कर दी जाएगी तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम, और डोपिंग लाइट रखी जाएगी तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी, चौड़ी। काम पड़ेगा इस बात का, भी आगे पढ़ाऊंगा कुछ चीज़ें, आगे जो चीज़ें पढ़ाएंगे उसमें काम पड़ेगा कि अगर डोपिंग, अगर हमारा डायोड हैवीली डोप्ड है तो उसमें डिप्लीशन लेयर पतली होगी, उसमें डिप्लीशन लेयर पतली होगी। और अगर हमारा डायोड जो है ये पीएन डायोड बनेगा भी, पीएन जंक्शन जो है, तो ये जो क्रिस्टल है अगर लाइटली डोप्ड है तो ये जंक्शन की लेयर जो होगी वो चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, वाइड रहेगी। और अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर मल्टीप्लाइड बाय डी, पोटेंशियल बैरियर मल्टीप्लाई, और डी जो होता है वो लगभग क्या होता है, माइक्रोमीटर्स की रेंज में होता है। डी जो होता है यहाँ पर माइक्रोमीटर्स की रेंज में होगा हमारा, यहाँ पर जो चलेगा बहुत पतला होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा सेट होता है।
अब पी एन डायोड क्या होता है एंड बायसिंग ऑफ पी एन डायोड क्या होती है। तो पी एन डायोड किसको बोलते हैं? पी एन डायोड एक सर्किट का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है। तो उसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है। रियल में क्या होता है, इसी को ऐसे बना रहे हैं अपन कि अच्छा सर ये वाली पी साइड, ये वाली एन साइड, तो इसमें ये वाली पी साइड, ये वाली एन साइड। तो जो बड़ी वाली है वो पी साइड जो एरो की तरह दिख रही है, और जो एक स्ट्रिप की तरह दिख रही है वो क्या होगी? एन साइड। अच्छा, अब इन दोनों में क्या लगा दिया आपने? टर्मिनल लगा दिए। यहाँ पर क्या लगा दिए? टर्मिनल। पी एन डायोड में अगर टर्मिनल लगा दिया, अब ये रेडी टू यूज़ है, सर्किट में लगाया जा सकता है, तो टर्मिनल लगाने के बाद आपका पी एन डायोड आपका बन गया। इसे पी एन डायोड बोल रहे हैं। अब बायसिंग क्या होती है? पहली बात तो क्या है, पी एन डायोड एक तरह की यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट कंडक्ट्स करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन क्या है? दैट इज P टू N। P से N की साइड ये कंडक्ट करेगा करंट को, इसी डायरेक्शन में करंट को बहाएगा, इस डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देगा। अब एक और चीज, द रेजिस्टेंस, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीज है सर? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। यार जब करंट P से N की साइड फ्लो होता है ना, तो उसको फॉरवर्ड करंट बोला जाता है। एक करंट N से P की साइड भी फ्लो होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, उसके बारे में बात नहीं करते हम। नेग्लिजिबल क्यों होता है सर? क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे जब समझ जाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो P से N की साइड बहने वाला करंट फॉरवर्ड करंट कहलाएगा, N से P की साइड बहने वाला रिवर्स करंट। रिवर्स करंट बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर की रेंज में, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है, और जो फॉरवर्ड करंट रहता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। तो जो फॉरवर्ड करंट की में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा उसको क्या बोल देंगे? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोल देंगे। जो P से N की साइड करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है उसे क्या बोल देंगे? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड क्या होता है? जीरो। वैसे तो जीरो नहीं होता किसी भाई, लेकिन हम क्या करते हैं, चीज़ों को आइडियल क्यों मानते हैं? ताकि हम फिजिक्स की प्रॉब्लम को आसान बना सकें। तो हमने हर जगह पे आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल डायोड, है ना, आइडियल ये, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल एमीटर, ऐसे कर करके चीज़ों को आइडियल बनाया है, जो हाइपोथेटिकल हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और समझना आसान हो जाता है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड, इज जीरो। बट प्रैक्टिकल का जीरो नहीं होता, प्रैक्टिकल का जीरो नहीं होता। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल। अब बायसिंग क्या होती है? बायसिंग क्या होती है कि किसी भी डायोड में, किसी भी पीएन डायोड में आपका जोड़ना बायसिंग कहलाती है। एडिंग potential difference to the terminals of PN diode is called adding potential difference to terminals of a PN diode is called biasing of diode. अब ये दो टाइप की होती है बायसिंग दो टाइप की होती है। तो कौन कौन सी टाइप की होती है यहाँ पर? फर्स्ट होगी फॉरवर्ड बायस, और सेकंड होगी रिवर्स बायस। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं कि जो P वाला होता है उसको पॉजिटिव दे देते हैं। फॉरवर्ड बायस में P वाला, अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पर, मजे की चीज़, जो P वाला है, ये P वाला होता है एरो वाला, इसको क्या रखते हैं? हायर पोटेंशियल पे, और इसको रखते हैं लोअर पोटेंशियल पे। अगर रिवर्स बायसिंग की बात करी जा रही है तो P को रखते हैं लोअर पोटेंशियल पे और इसको रखते हैं हायर पोटेंशियल पे। तो HP मतलब हायर पोटेंशियल, HP मतलब हायर पोटेंशियल, और LP मतलब लोअर पोटेंशियल।
ठीक है। तो यहाँ की बात का मतलब अपन ने ऊपर लिख दिया कि इसका मतलब क्या है कि HP मतलब हायर, पी टाइप वाले को हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें, ऐसी कुछ बात हो गई। और इसके केस में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर जाए, पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाए। तो ये रहा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो अब देखिए इसकी कुछ बातों को समराइज किया गया है यहाँ पर टेबल में। तो फॉरवर्ड बायस P को पॉजिटिव चाहिए, N को नेगेटिव चाहिए। अच्छा, इसमें देखो करंट का कंडक्शन कैसा होगा, P साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो कि होल होते हैं वो इधर की साइड धक्का लगेगा उन पे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, होल्स को क्या करेगा, रिपेल। इसी तरह से ये नेगेटिव टर्मिनल इधर एन साइड में जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिपेल करेगा, तो होल्स इधर जाएंगे, तो करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओवरऑल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट होगा P से N की साइड फ्लो, इस दिशा में करंट फ्लो हो जाएगा हमारा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की ऑपोजिट दिशा में तो हम करंट मानते हैं इधर की, ठीक है, सही बात है। अच्छा, इसमें क्या होता है, विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर कम होती है, मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसमें देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इधर के होल्स जो रहेंगे इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे, और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर इधर आएंगे। अच्छा, इसमें होल्स जिस दिशा में जा रहे हैं, होल्स इस दिशा में जा रहे हैं, तो इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला। अब ये करंट क्या रहता है, बहुत कम वैल्यू का रहता है, इसे बोलते हैं करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसे बोलते हैं रिवर्स करंट। रिवर्स करंट फ्लो होता है, और इसके केस में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रहती है वो क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। इसके केस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके केस में पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात हमको याद रखनी है। फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, रिड्यूस, है ना, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अगला, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा तो डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, एक ही बात है वो सब, इसको समझ लें। अगर बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो विड्थ भी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। अगली चीज, फॉरवर्ड बायस में जब फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करता है आपका, जो कौन सा जो डायोड रहता है, डायोड बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अच्छा, इसीलिए तो आइडियल डायोड के केस में कम करता है, जीरो नहीं करता, लेकिन बहुत थोड़ा सा, बहुत कम वैल्यू का करेगा। लेकिन अगर आइडियल है तो आइडियल का क्या हो जाएगा, जीरो। आइडियल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आइडियल क्या होगा, बिल्कुल जीरो कर दे। तो फॉरवर्ड करंट, ठीक है, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज मिली एम्पियर, तो इसमें मिली एम्पियर में होगा फॉरवर्ड करंट, ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बताएंगे। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ करंट इन द माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर में होगा जर्मेनियम के, और नैनो एम्पियर में होगा सिलिकॉन के। देखो भाई सब कितना कम हो गया। करंट फ्लोज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब फॉरवर्ड बायसिंग करी जाती है तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और इसके केस में जब रिवर्स बायसिंग करी जाती है तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। अच्छा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या, P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या, इलेक्ट्रॉन के होल, आप बोलोगे होल सर, पॉजिटिव टाइप के। अच्छा, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हो गए, P टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या हो गए, होल। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार गो थ्रू जरूर करें। सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जो कभी बेस्ड ऑन थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप फाइट कर सकते हो। अब देखिए फिगर शोज द डायोड इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड EMF, assuming that the potential barrier is of a diode is 0.5 volt and obtain the value of the current in the circuit in milliamperes। तो इसमें फिगर नहीं है तो फिगर पूरा कर देते हैं, अब एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, और ये बैटरी लगी हुई है 0.5 वोल्ट की। अच्छा, ये डायोड जो बताया गया है ये जर्मेनियम टाइप का डायोड बताया गया, और यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसने पूछ मारा, 100 किलो ओम हटा के 100 ओम का ही कर लेते हैं, तो इसने पूछ मारा कि इसके केस में करंट बताइए मिली एम्पियर में कितना होगा। तो हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर इसने आइडियल डायोड नहीं बोला है, जब तक आइडियल डायोड नहीं बोलेगा तो हम प्रैक्टिकल मान के चलेंगे। और इसने खासकर बताया है डायग्राम में कि ये जर्मेनियम टाइप का है, ये जर्मेनियम का है। तो जर्मेनियम का हमने देखा था पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम
कितना था पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इसके केस में कितनी थी, इसके केस में 0.3 वोल्ट थी, इसके केस में कितनी थी 0.3 वोल्ट। अच्छा तो यार 0.3 वोल्ट तो ये खा जाएगा, 0.3 वोल्ट तो ये खा जाएगा, जितना बैटरी दे रही है 0.5 वोल्ट उतना तो ये खा जाएगा। देखो क्या लिखा है, एज्यूमिंग दैट द बैरियर पोटेंशियल इज डेवलप्ड इन द डायोड इज 0.5 वोल्ट। अच्छा ये तो पोटेंशियल बैरियर ही बोल रहे हैं इसको, तो फिर ठीक है इसको हटाओ यहाँ से 0.5 वोल्ट, तो इसको अलग करना पड़ेगा और इसको ले लेते हैं फिर अपन 900 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है ऐसा मान लेते हैं। थोड़ा से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, डायग्राम मिस हो गया इसमें से, ठीक है। और ये रहा 5 वोल्ट की बैटरी लग रही है, और यहाँ पर बोला कि पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया 0.5 वोल्ट का। अब पोटेंशियल बैरियर जो बनता है ना उसके केस में पता है क्या बनता है, वो इस दिशा में बनता है पोटेंशियल बैरियर, इस दिशा में। अच्छा पी है, अब ये पोटेंशियल बैरियर जो बनेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको लॉस करेगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा EMF माइनस बैरियर पोटेंशियल। EMF कितना 5 और बैरियर पोटेंशियल कितना, तो कितना आ जाएगा आपका 4.5 वोल्ट। अब करंट पूछा गया है तो I बराबर V/R। अच्छा V कितना निकल के आया, इफेक्टिव जो निकल के आया 4.5 निकल के आया, और R कितना है 900। यहाँ से 1 0 चला जाएगा तो यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर हो गया, ये कैंसिल आउट करें तो ये जाएगा 5 से 9 बार, ऐसे ही नहीं 9 से भेजते हैं तो 9 से 5 बार और 9 से 100 टाइम्स, ठीक है 1000 टाइम्स हो गया। अब ये आया आपका 1 बाय या फिर डायरेक्ट बोल देते हैं इसको, यहीं से देख लेते हैं तो 5 मिली एम्पियर का 5 × 10⁻³ मतलब कि 5 मिली एम्पियर का यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में। ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 5 मिली एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करते हैं भाई। उसने बोला कि बैरियर पोटेंशियल कहाँ होगा, इधर की साइड। बैरियर पोटेंशियल कैसा होगा, ऐसा कुछ देखो दिखाता हूँ। बैरियर पोटेंशियल में ये वाला जो टर्मिनल है ये ऐसे करके बनाएगा बैरियर पोटेंशियल, तो ये छोटा टर्मिनल है ये बड़ा टर्मिनल, मतलब इसका उल्टा बन गया, इसको अपोज करेगा, तो इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। ये उल्टा लगा हुआ सेल है, उसको ऐसे करके देखोगे तो मतलब ये आपका बैरियर पोटेंशियल वाला अगर सेल ऐसे बनाओ, नहीं ये 5 वोल्ट का अगर सेल ऐसे बनाओ ना तो वो पता है कैसे बन रहा है, या चलो बैरियर पोटेंशियल का अगर ऐसे बनाए तो ये वाला कुछ ऐसे बन रहा है। देखो दोनों के बड़े बड़े टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं, तो ये 5 वोल्ट का है और ये 0.5 वोल्ट का है, तो ये सब्ट्रैक्ट ही तो होंगे, बड़े में से छोटे को घटा दो तो जो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा क्या गया 4.5 वोल्ट आ जाएगा। उसके हिसाब से करंट कितना निकल गया 5 मिली वोल्ट का निकल गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बतानी थी कि कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो डायोड की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो डायोड में करंट कैसे कैसे फ्लो होगा उस सब बात का पता पड़ जाएगा आपको। अच्छा यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम करंट ले रहे हैं, यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर करंट जो हो जाएगा माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगा, यहाँ पर मिली एम्पियर की रेंज में होगा। ऐसा क्यों होगा अभी बताएंगे। यहाँ पर वोल्टेज लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज लेंगे। अच्छा तो अब करंट को अभी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी हुई है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बायसिंग की वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो रिवर्स बायस होगा वो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये डायोड की देख रहे हैं अपन, डायोड की। और डायोड किस टाइप का लिया हमने ये भी बता देता हूँ मैं, जर्मेनियम वाला लिया है, क्योंकि जर्मेनियम में मिली माइक्रो एम्पियर में होगा, सिलिकॉन लेते तो यहाँ पे नैनो एम्पियर में आ जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू के लिए तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई, आपने वोल्टेज बढ़ाया तो इंक्रीज़ नहीं हुई, फिर एकदम से जाकर यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। अच्छा जिस वैल्यू के बाद इंक्रीज़ होती है यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो यहाँ जो वैल्यू है ये वैल्यू, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT।
VT के नाम क्या होगा, एक तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इस वोल्टेज को क्या बोला, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या फिर कट इन वोल्टेज, या फिर नी वोल्टेज। तीन नाम बता दिए। अब सर होता क्या है ये भी बता दो, तो सुन लो। ये क्या होता है, ये वही वोल्टेज होता है। इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर, जैसे यहाँ मान लें कि 0.3 वोल्ट है ये, फिर आगे 0.4 वोल्ट आ रहा है, आगे 0.5 वोल्ट आ रहा है, आगे 0.6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 0.2 वोल्ट है, यहाँ पर 0.1 वोल्ट है। तो 0.3 वोल्ट किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू रहती है। उसके पहले तो करंट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और बैरियर पोटेंशियल 3.3 वोल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद करंट बहुत तेज़ी से सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। मतलब ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करती। ठीक है, अब रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक देखिए। तो रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि रिवर्स जो करंट रहता है वो भी एकदम से बढ़ता नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेट आती है उस पर रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर उस वाले वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज को, उस वाले रिवर्स वोल्टेज को बोलते हैं VB मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा कैसे यार, माइक्रो एम्पियर में था ना, यहाँ तो माइक्रो एम्पियर में चल रहा था करंट। तो हमने जब नेगेटिव में पोटेंशियल को बढ़ाया तो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और मैंने बताया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बहुत कम वैल्यू का करंट फ्लो होगा। हाँ देखो ना, बहुत कम वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ऐसा कब तक होगा, कब तक वो सहन करेगा नेगेटिव वोल्टेज को, एक सीमा होती है उसकी भी। तो अब यहाँ पर ये जैसे बोल देंगे, यहाँ पर जैसे चल रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वोल्टेज, 80 वोल्टेज पे जाकर, है ना, यहाँ पर जाकर क्या हुआ कि अब डायोड का जो बैरियर है उसका ब्रेक डाउन हो गया और वो कह रहा है कि ठीक है भाई, अब मैं हिम्मत हार गया हूँ, तो अपने हिसाब से करंट फ्लो करवा ले। तो बैटरी अपने हिसाब से करंट को फ्लो करवा लेगी और ये करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का करंट फ्लो होगा, एकदम से इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि अब डायोड का ब्रेक डाउन हो चुका है। डायोड का जब ब्रेक डाउन हो चुका है तो उस पर अब डायोड में रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा वैल्यू का फ्लो होगा। आपका हल्का सा पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते ही बहुत ज़्यादा वैल्यू का करंट फ्लो होने लग जाएगा और इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है। यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें तो, और इसमें याद रखना कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आगे अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है ये रहा। तो यहाँ पर करंट इन द सर्किट विल बी, इसमें करंट पूछा गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट पहले बता दूं इससे पहले, तो आइडियल डायोड के केस में है, आइडियल डायोड, फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस। तो अगर जैसे फॉरवर्ड बायस में है आइडियल डायोड आपका, जैसे कि ये इसको प्लस दिया है, इसको माइनस दिया है, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट बना सकते हो। शॉर्ट सर्किट मतलब एक वायर की तरह, शॉर्ट सर्किट, SC, इन फॉरवर्ड बायस। और इन रिवर्स बायस, ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस कैसे देते हैं, ऐसे। तो आप जहाँ भी देख लें नेगेटिव टर्मिनल इसको मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इसको मिल रहा है, तो इसको किससे इक्विवेलेंट कर दें आप, सर्किट में इसको ओपन सर्किट से इक्विवेलेंट कर देंगे। तो जहाँ भी रिवर्स बायस हो रहा है उसको ओपन सर्किट कर दें, जहाँ भी फॉरवर्ड बायस हो रहा है उसको शॉर्ट सर्किट कर दें। यही काम हमको करना है सर्किट में, आइडियल डायोड के केस में, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर चलना। अब इसने पूछा करंट बताइए सर्किट में, तो यहाँ पर दो डायोड देखने को मिल रहे हैं, एक तो ऊपर वाला, एक ये वाला। अच्छा, इसके पास बैटरी का कौन सा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये किस पर, इस पर जुड़ रहा है, तो इसको पॉजिटिव मिल रहा है। अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरा नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। उस डायोड को क्या मिल रहा है, इधर से देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है, उधर की साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल है।
तो नेगेटिव टर्मिनल उसको मिल रहा है, और फिर ये नेगेटिव मिल रहा है तो ये क्या होगा, जो पॉजिटिव हो ही जाएगा ये वाला, ठीक, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब जो फॉरवर्ड बायस में कौन सा हुआ, ये वाला फॉरवर्ड बायस में हुआ। अच्छा, इसको शॉर्ट सर्किट करना है, और ये वाला किस में हो गया, रिवर्स बायस में। इसको क्या करना है, मुझे ओपन सर्किट करना है, ओपन सर्किट करना है। तो जो फॉरवर्ड बायस में वही रह जाएगा। तो मैं सर्किट को वापस रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा 200 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैंने कर दिया ओपन सर्किट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और बन रहा है, एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट, इसको हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर लगा दी हमने रेजिस्टेंस और जो बैटरी लग रही थी। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ये 20 ओम का है। अच्छा, ये कितने का है, ये 30 ओम का है। ऊपर वाली ब्रांच के तो कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट होगी, उसमें करंट जाएगा नहीं, तो उसके रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड नहीं करते। ये है 5 वोल्ट का, तो यहाँ पर करंट निकालना है, I इज इक्वल टू वोल्टेज 5 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना, 20 + 30, तो यहाँ पर आ गया 5/50, 5/50, तो ये हो गया 0.1 एम्पियर मान लीजिए इसको, या फिर 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर का करंट होगा। दोनों ही चीज़ें देखने को मिल सकती है, ऊपर नीचे आप क्या कर लीजिए, ऊपर नीचे आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1/100, 100 मिली एम्पियर, 0.1। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 10⁻³ मिली एम्पियर, 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। 0.1 एम्पियर हो गया। अब 0.1 एम्पियर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर में। तो क्या कर दोगे आप, किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से, ठीक है। तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मिली एम्पियर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए अब और प्रैक्टिस करते हैं कि ये रहा आपका डायोड, ये रहा आपका डायोड, ये रहा आपका डायोड, और ये रहा एक और डायोड। अब कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। अच्छा, इसको कर दिया हमने, इसको दिया है -3 वोल्ट, इसको दिया है 0 वोल्ट, इसको दिया है 0 वोल्ट, और इसको कर दिया यहाँ पर -3 वोल्ट, इसको कर दिया यहाँ पर 5 वोल्ट, और इसको कर दिया 2 वोल्ट, और इसको कर दिया -5 वोल्ट, और इसकी कर दी हमने यहाँ पर ग्राउंडिंग, ठीक है। अब सारे के सारे डायोड्स जो देखने हैं वो कौन से हैं, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। तो पहला वाला देखिए, ये हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला लोअर पोटेंशियल पर है। तो हमको हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का कंसेप्ट याद रखना है। तो ये किस में है, अभी हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, ठीक है। दूसरे वाले पर आते हैं, ये माइनस में है, ये 0 है, तो यार माइनस की वैल्यू छोटी होगी, 0 वैल्यू बड़ी होती है, तो मतलब कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो इसके केस में ये भी क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया, ठीक, ओके। अब इस केस में आ जाइए। तो ये वाला जो केस है, इस वाले केस में ये नेगेटिव में है और ये 0 वोल्ट है, ये नेगेटिव में 0 वोल्ट है, तो ये तो लोअर पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, और ये हो गया आपके केस में हायर पोटेंशियल। तो ये रिवर्स बायस है, पक्की बात है। तो रिवर्स बायस में ये वाला डायोड हो गया। इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पर हायर पोटेंशियल है। तो दिस कम्स आउट टू बी रिवर्स बायस। तो ये भी रिवर्स बायस हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है हमारी डायोड की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, तो एप्लीकेशंस ऑफ डायोड देखिए, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो देखेंगे इसकी वो है हमारी डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड एज रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। अ डिवाइस which converts
AC टू DC। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। अच्छा, यहाँ पर ये रेक्टिफायर अगर आपका, ये अगर रेक्टिफायर है, अच्छा इसको इधर की साइड अगर आपने AC दिया है तो इधर की साइड क्या निकाल देगा? DC, डायरेक्ट करंट निकाल देगा। बड़े काम की डिवाइस है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं लगभग सभी में रेक्टिफायर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी रहते हैं, टॉयज़ हो गए, मोबाइल फ़ोन रह गया, कैमरा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वॉशिंग मशीन, सभी में कहीं ना कहीं ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है जो DC पे वर्क करता है और वहाँ पर रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। जितने भी चार्जर्स हैं, एडेप्टर्स हैं, सब में रेक्टिफायर होगा ही होगा, क्योंकि उनको बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और बैटरी तो DC पर ही चार्ज होती है। और हमारे घरों में क्या आता है? AC आता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम घरों में आने वाला जो AC सप्लाई है उसको DC में कन्वर्ट कर दें। ये काम कौन करेगा? इस फंक्शन को रेक्टिफायर करेगा। और एक और चीज़ होती है इन्वर्टर। हमारे घरों में इन्वर्टर क्या करता है? लाइट चल जाती है, जब लाइट ले आता है तो वो बैटरी से लाइट चलाता है, तो वो DC से AC बनाता है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इसलिए हमारी स्टडी में नहीं आता। रेक्टिफायर समझ लेते हैं। रेक्टिफायर बड़ी काम की चीज़ है। तो रेक्टिफायर का ये फंक्शन हो गया। अब ये भी 3 टाइप के रहेंगे, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर 3 टाइप के हैं। पहला वैसे तो मेनली 2 टाइप के हैं। पहला हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ भी नहीं होता। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या रहता है कि जैसे कि आपका इस साइड ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है हमारा स्टेप डाउन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोज हो सकता है 220 वोल्ट आ रहा हो, ये AC है, ये AC सोर्स लगा दिया और यहाँ पर उसको डाउन करेगा, और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, लोड रेजिस्टर लगा दिया RL, जहाँ पर हमारी पावर ड्रॉ हो रही होगी। कोई भी डिवाइस है, पंखा, लाइट, कुछ भी लगा सकते हो लोड की जगह। ये डायोड है। अब यहाँ पर आपको इस जगह पर क्या मिल जाएगा? हमको DC आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर AC दिया है और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? DC। ये आउटपुट हो गया। तो देखो कैसे, इसकी वेव्स देख लीजिए। तो ये रही इनपुट ऐसे दिया है, ये AC है, ये इनपुट है। अब आउटपुट कैसे मिल जाएगा हमको इसके केस पर? इसका आउटपुट हमको मिल जाएगा इस जगह पर। तो हमको केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल चॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपका क्या रहेगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट को कंडक्ट कर देगा। बाकी नेगेटिव हाफ साइकिल पहले फॉरवर्ड बायस में ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव को इसने कंडक्ट कर दिया। दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव, सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आया तो ये रिवर्स बायस हो गया, कंडक्ट ही नहीं करेगा, आउटपुट जनरेट ही नहीं करेगा, खा जाएगा उसको, है ना। तो इसके केस में आप पाएंगे कि इसके केस में टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो टाइम पीरियड था इसका भी टाइम पीरियड रहेगा। ये कहे कि आउटपुट पल्स, आउटपुट वेव फॉर्म है। ठीक। अब दूसरा टाइप का रहता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्या जरूरत पड़ी सर फुल वेव रेक्टिफायर की? बेटा जो फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत ये पड़ी, आप खुद देख रहे हो कि नेगेटिव जो हाफ अगर खाया जा रहा है तो उसकी जो इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी क्या होती है? कम होती है। उसकी जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी? कम। अब अगर उसकी इफिशियंसी कम है आपकी, तो ये तो लफड़े की बात है कि हम इनपुट में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में हमको कम मिल रहा है, लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो फिर फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। तो इसकी इफिशियंसी लगभग बोलें तो इसकी इफिशियंसी 41%, अप्रॉक्सीमेटली 41% रहती है इसकी इफिशियंसी। अब फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको ज़रूरी ही होगा अब कि आप ट्रांसफार्मर यूज़ करें। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये ज़रूरी नहीं रहता कि हम ट्रांसफार्मर यूज़ करें या ना करें। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ करे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ करना मस्ट है और इस ट्रांसफार्मर को बोला जाता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है। वैसे तो 2 इनपुट 2 आउटपुट रहते हैं, लेकिन इसमें 2 इनपुट रहते हैं और यहाँ पर 3 आउटपुट के रहते हैं, मतलब बीच में से डिवाइड रहता है ये।
अब यहाँ पर आउटपुट लगाना पड़ेगा आपको इस जगह पर। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का मजा है, ये यहाँ तक की डिवाइस होगी। अब मुझे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लोड लगा दूँ इस जगह पर। इस जगह पर मैंने लोड रजिस्टर लगा दिया मेरा, ये लो, ये RL यहाँ लगा दिया। अब बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड है, बीच में से दो पार्ट में डिवाइड है। अब देखिए इसकी वेव फॉर्म देखिए, तो यहाँ पर ये इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट AC वेव फॉर्म आती है। AC वेव फॉर्म कैसी होती है, ऐसी होती है, साइन AC होती है। अब मैं पहली बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ साइकिल, यहाँ तक की फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में एक पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो ये वाला पॉजिटिव होगा फर्स्ट साइकिल में, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे टर्मिनल्स होते हैं। अब ये पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। आप ऐसे ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले को हटा दीजिए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये पूरा जुड़ा हुआ है ऐसे कैसे। अच्छा, अब अगर ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, तो आप ध्यान दीजिए, ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D1 डायोड कंडक्ट करेगा, और D2 डायोड रिवर्स बायस में आने की वजह से कंडक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। अब आउटपुट की वेव फॉर्म देखिए, तो ये आउटपुट की वेव फॉर्म है। तो इसके केस में पहले साइकिल में यहाँ पर आपका D1 डायोड कंडक्ट करेगा और आउटपुट जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर इसने, ये D1 डायोड ने कंडक्ट करके आउटपुट जनरेट कर दिया। जैसी पल्स आ रही थी ऊपर, उसको वैसे वैसे फॉरवर्ड पास आउट कर दिया। ठीक है, पल्सेस थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं, मानवीय त्रुटि। तो ये D1 डायोड ने कंडक्ट कर दिया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में, नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में आपका ऊपर वाला डायोड, जो ऊपर वाला टर्मिनल है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब बात कर रहे हैं दूसरे हाफ साइकिल की। दूसरा हाफ साइकिल ये वाला, ये कौन सा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये प्लस है, ये माइनस है। अब माइनस वाले की बात कर रहा हूँ। तो माइनस वाला जैसे ही हाफ साइकिल आया बेटा आपका, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर क्या मिल गया, प्लस मिल गया, यहाँ पर प्लस मिल गया। अब ये डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस में, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा। अच्छा, तब पुरानी स्थिति भी बता दूँ आपको। अच्छा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये D1 जो डायोड था, D1 डायोड जो कंडक्ट करा था, उस केस में उसने करंट कैसे फ्लो करवाएगा वो भी देख लीजिए, वो नज़ारा भी देखिए। ये पॉजिटिव है, तो करंट जो इधर से आएगा, ये जाते जाते इधर लोड से फ्लो कराते इधर ख़त्म कर देगा सर्किट को। तो वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल A है और ये वाला टर्मिनल B है, ये वाला टर्मिनल A है और ये वाला टर्मिनल B है। तो करंट कहाँ से कहाँ, A से B पर फ्लो हो गया, A से B पर फ्लो हो गया। ठीक, ओके। ठीक है, अब नेगेटिव, दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो उस नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब ये वाला साइकिल आ गया दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसमें D2 कंडक्ट करेगा। कैसे, ऐसे कंडक्ट करेगा कि उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इधर से जाते वापस इधर से इधर जाएगा। मतलब करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B की साइड, A से B की साइड। मतलब कि लोड पर करंट एक ही दिशा में मिल रहा है, ये बात भी ध्यान दीजिए। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इसी दिशा में फ्लो होगा करंट, इसमें लोड में। ये बात इंपॉर्टेंट है, तभी तो ऊपर ही करंट मिल रहा है। बट एक बार में D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है, फिर D2 कर रहा है, फिर D1 कंडक्ट कर रहा है, फिर D2 कर रहा है, एंड सो ऑन। आगे ये सिलसिला चलता जाएगा। इससे क्या होता है, इसकी इफिशियंसी जो मिलती है, इसकी इफिशियंसी जो मिलती है वो लगभग 81% के आसपास मिलती है, और अच्छी खासी इफिशियंसी है ये। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डायोड ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है। एक और रेक्टिफायर होता है ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें 4 डायोड यूज़ होते हैं। उसमें एक बार में 2 डायोड कंडक्ट करते हैं और दूसरी बार में 2 डायोड कंडक्ट करते हैं। वो भी इफिशियंट डायोड है, उसकी भी इफिशियंसी इसी के बराबर रहती है। बट इसमें क्या समस्या हो गई थी कि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड ही होता है, ज़रूरी है। बिना ट्रांसफार्मर के अपन सर्किट को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इंसान ने थोड़ा और दिमाग लगाया और उसने क्या बना दिया, ब्रिज रेक्टिफायर।
ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, एक बार में 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, एक बार में 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। आप मतलब मस्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा लगाओ ही लगाओ। तो ठीक है, तो ये हुई बात इसकी एप्लीकेशन की। कल हम जो नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और इस चैप्टर को समराइज़ करके ख़त्म कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कर दिए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, रिवाइज कीजिए, मस्त चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, मस्त मज़े से पढ़िए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।